क्या गुजरात में फंस सकता है बीजेपी का चुनावी रथ? गुजरात की चुनावी यात्रा में दो तरह के लोग मिले। एक जो बीजेपी समर्थक हैं और खुलकर बात करते हैं, दूसरे वे जो चुप लगाए हुए हैं। शांतनु नंदन शर्मा की रिपोर्ट। गुजरात की चुनावी हलचल देखने के लिए मैं पोरबंदर पहुंचा। रात में मनीष बामनिया मिले। उस समय उनके पास फूल थे। नजदीक के कीर्ति मंदिर के गेट काफी पहले बंद हो चुके थे, लेकिन बामनिया फूल बेचने के लिए वहीं रुके थे। कीर्ति मंदिर दरअसल मोहनदास करमचंद गांधी का पैतृक घर था। इसे अब एक स्मारक बना दिया गया है। 51 साल के बामनिया के पास गांधी जी के ढेरों किस्से हैं। वो हमें सुनाने लगे, लेकिन हमने जब उनसे गुजरात चुनाव में उनकी राजनीतिक पसंद के बारे में पूछा तो वो चुप हो गए। झावेरी बाजार में कई जूलर्स ने भी बातचीत में ऐसा ही किया। चुनावी चक्कर में हम पोरबंदर से करीब 180 किलोमीटर दूर राजकोट भी पहुंचे। वहां सरकारी कामकाज के ठेके लेने वाले अर्जुन गोहिल से मुलाकात हुई। राजनीति पर बात करने में शुरू में वो भी हिचके, लेकिन फिर धीरे धीरे खुले। उनका कहना था, गुजरात में बीजेपी एक इंजन की तरह है, जिससे खुश और नाखुश दोनों तरह के लोगों की बोगियां जुड़ी हुई हैं। अगर कोई नाराज भी है तो उसके पास ऑप्शन क्या है? इंजन जिधर जाएगा लोग उधर जाएंगे। गोहिल का कहना था कि विपक्ष बिखरा हुआ है और आम आदमी पार्टी ने जिस धूम धड़ाके से एंट्री ली है, उसके चलते वो तीसरी ताकत बन गई है। गुजरात चुनाव में लोगों का मिजाज भांपने के लिए हम राजकोट, जूनागढ़, सोमनाथ, पोरबंदर, द्वारका और जामनगर तक गए। हमें मोटे तौर पर दो तरह के लोग दिखे। एक बीजेपी सपोर्टर मिले जो अपने विचार खुलकर सामने रखते हैं। दूसरी ओर बामनिया जैसे लोग भी मिले जो राजनीति की बात आने पर चुप लगा जाते हैं। गुजरात में बीजेपी 1995 से सत्ता में है। काफी वोटर इस मूड में दिखे कि 27 साल से चला आ रहा बीजेपी की जीत का सिलसिला रुकना चाहिए। लेकिन ऐसे वोटर या तो खामोश हैं और बटे हुए हैं, या इस दुविधा में हैं कि इस बार किसे वोट दें, कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को। इस तरह का बंटवारा बीजेपी को फायदा दे सकता है। छोटे कारोबारियों, ठेकेदारों, शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों तक का एक तबका अगर चुप रहना पसंद कर रहा है, तो इसकी एक बड़ी वजह राज्य में करीब 3 दशकों से चला आ रहा बीजेपी शासन भी है। बीजेपी समर्थकों में ऐसी चुप्पी नहीं दिखती है। जूनागढ़ में हमें संजय जी गजेरा मिले। 36 साल के गजेरा ग्रोसरी की दुकान चलाते हैं। उनका कहना था, इस बार बीजेपी बड़े आराम से जीत सकती है। गांव में कांग्रेस मजबूत है, लेकिन मुझे लग रहा है कि दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी रहेगी। इसने मुफ्त वाले जो वादे किए हैं उनसे लोग प्रभावित हो सकते हैं। जूनागढ़ में ही केतन बलदानिया एक डेयरी फेडरेशन में काम करते हैं। उनका कहना था कि इस बार के चुनाव में लोग राज्य सरकार की कमियों पर ध्यान न देकर सीधे मोदी को वोट करेंगे। इस पूरी बातचीत में हमें वोटरों के एक बड़े तबके पर मोरबी पुल हादसे का कोई खास असर नहीं दिखा। उस हादसे में 130 लोगों की जान गई थी, लेकिन चुनाव में ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। गुजरात में ऐसा नहीं है कि विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं। कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है। 1998 से 2017 तक के 5 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 35% से 41% तक वोट हासिल किए हैं। बीजेपी का वोट शेयर इन चुनावों में 43 से 50% तक का रहा है। जाहिर है कि इन चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला होता रहा। पिछले असेंबली इलेक्शन तक कोई तीसरी पार्टी टक्कर देने की हालत में नहीं थी। गांवों और आदिवासी इलाकों में अपने संगठन के बल पर कांग्रेस अपना सपोर्ट बेस बनाए रख सकी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने काफी जोर लगाया है। उसने मुफ्त बिजली से लेकर बेरोजगारी भत्ते तक कई वादे किए हैं। इससे वो खास तौर पर उन वोटरों की नजर में आ गई है जिनकी आर्थिक हालत कमजोर है। आपने कई शहरी इलाकों में भी अपना बेस मजबूत किया है, खासतौर से दक्षिण की ओर सूरत बेल्ट में। गुजरात में शहरी और ग्रामीण आबादी में अब ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। 2001 में कुल आबादी में
शहरी जनसंख्या का हिस्सा 37.5% के करीब था। 2011 में ये बढ़कर 42.5% के करीब हो गया। इसका मतलब ये है कि शहरी वोटर भी गांवों के मतदाताओं जितने ही अहम हो गए हैं। आम आदमी पार्टी शहरी इलाकों में असर बढ़ाती दिख रही है। वहीं ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में कांग्रेस का हाथ अब भी मजबूत दिख रहा है। राज्य में 27 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व हैं। जेतपुर के बाहरी इलाके में हमें जयश्री बेन मिली। उनके साथ 15 दूसरी महिलाएं भी थीं। वे लोग 5 एकड़ के खेत में तैयार हो चुका प्याज निकाल रहे थे। जयश्री बेन ने कहा, हम तो कांग्रेस को ही सपोर्ट करते आए हैं, इस बार भी उसे ही वोट देंगे। उनके साथ मौजूद कंचन बेन ने टोका, लेकिन मैं तो बीजेपी सपोर्टर हूं। जयश्री बेन और कंचन बेन से महिला वोटरों की याद आई। 2017 के असेंबली इलेक्शन में 66% महिला वोटरों ने वोट दिए थे। ये आंकड़ा पुरुष मतदाताओं से 4% कम था। अभी विधानसभा में 182 विधायक हैं। इनमें केवल 13 महिलाएं हैं। 9 महिला विधायक बीजेपी से हैं और 4 कांग्रेस से। 2000 के दशक में तस्वीर काफी निराशाजनक थी। 1998 के चुनाव में 39 महिलाएं ही चुनावी मैदान में थीं और उनमें से केवल 4 को जीत मिल सकी। हमने इस चुनाव यात्रा में पार्टियों के प्रचार अभियान पर भी गौर किया। पहले चरण वाली अधिकतर सीटों पर लड़ाई त्रिकोणीय दिख रही है। चमक दमक के लिहाज से कांग्रेस का कैंपेन सबसे कमजोर है। हालांकि पहले के चुनावों के मुकाबले इसके प्रचार अभियान में इस बार धार्मिक बातों पर जोर कम है। बीजेपी का कैंपेन प्रधानमंत्री मोदी और गुजराती अस्मिता पर टिका हुआ है। सरकार विरोधी माहौल को मोदी के सहारे काटने की पूरी कोशिश है। मोदी का विरोध करने वाले वोटर ये देख रहे हैं कि कैंडिडेट कैसा है, उसकी जाति क्या है और उससे मिलना जुलना कितना आसान है। सोमनाथ में हमें 62 साल के कांतिलाल करसन मिले। वो चाय बेचते हैं। कांतिलाल का कहना था कि बीजेपी को इस सीट से कोली कैंडिडेट उतारना चाहिए था। अभी मान सिंह परमार बीजेपी उम्मीदवार हैं। वो कराड़िया राजपूत हैं। कांतिलाल ने कांग्रेस उम्मीदवार और सिटिंग एमएलए विमल चुड़ासमा का हवाला दिया। विमल कोली समुदाय से हैं। कांतिलाल का कहना था, गिर सोमनाथ जिले में कोली समुदाय के लोग सबसे ज्यादा हैं। मुसलमान वोटर दूसरे नंबर पर हैं। कोली तो केवल विमल भाई को वोट देंगे। पोरबंदर के एमजी मार्ग पर नमकीन की दुकान चलाने वाले दिलीप रजनी की राय भी ऐसी ही थी। उनका जोर भी पार्टी से ज्यादा कैंडिडेट पर दिखा। उन्होंने कहा, पोरबंदर में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी लड़ाई है। हम तो पार्टी के बजाय कैंडिडेट को ध्यान में रखकर वोट देंगे। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष जिस तरह बिखरा हुआ है, उसकी झलक हमें परिवारों के भीतर भी दिखी। द्वारका के पास रूपेन बंदर मछुआरों का गांव है। कई गांव वालों पर पेट्रोल महंगा होने का असर पड़ा है, क्योंकि उनकी मोटर बोट पेट्रोल से ही चलती है। वहां हमारी मुलाकात एक नौजवान से हुई। नौजवान का नाम हम नहीं बता रहे, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही करने का अनुरोध किया था। वो अभी समुद्र से मछलियां पकड़कर लौटे ही थे। उनका कहना था, गांव में अच्छी सड़कें नहीं हैं, यहाँ कायदे का कोई हाई स्कूल भी नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोग इस बार केजरीवाल को वोट दें। लेकिन उनके पिता ने कहा, मुझे बहुत उम्मीद तो नहीं है कि सरकार बदलेगी, लेकिन मैं कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ूंगा। मंगरोल में नारियल के थोक विक्रेता हनीफ भाई सुलेमान मिले। 52 साल के सुलेमान ने नारियल छीलते हुए गुजरात चुनाव के नतीजे के बारे में बताया। उनका कहना था, ये हिस्सा कांग्रेस को जाएगा। नारियल का दूसरा हिस्सा छीलते हुए उन्होंने कहा, ये केजरीवाल को जाएगा और एक छोटा हिस्सा ओवैसी के लिए भी रख लेता हूं। अब विपक्ष के वोट इस तरह बंट रहे हैं तो हो सकता है कि बीजेपी को एक बार फिर नारियल खाने का मौका मिल जाए। गुजरात में 8 दिसंबर को मतगणना होगी, तभी पता चलेगा कि किसको क्या मिला।